Hello, Assalamualaikum student. Today we are going to do 17.5 exercise of class 10th mathematics 17.5. Now we are going to start question number 1. Find the value of x and y. और ये जो एक्सरसाइज रिलेटेड है ये सेट्स से रिलेटेड चैप्टर 17 है जो सेट से रिलेटेड है और इसमें हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर्स को सामने रखते हुए वैल्यूज़ मालूम करनी है एक्स और वाई की। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर्स हैं x माइनस 5 कॉमा 10 और दूसरा हमारे पास रिलेशन इसमें यहाँ पे दिया हुआ दूसरा पेयर जो है वो 11 कॉमा 7 माइनस वाई माइनस 7 का है। तो x वाले नंबर्स x के इक्वल होंगे और y वाले जो है वो y एक्सिस के बराबर है। तो ये x एक्सिस है तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 11 और यहाँ पे y एक्सिस का नंबर y माइनस 7 इज इक्वल टू 10, ये इसके इक्वलेंट हो गया। अब हम x की वैल्यू मालूम करेंगे, सिंपल है बहुत, ये इधर आके प्लस हो जाएगा 11 और 5 16 आंसर आ जाएगा x का। y माइनस 7 इज इक्वल टू 10 तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 10 और ये माइनस 7 इधर आके प्लस 7 हो जाएगा तो ये टोटल आपके पास हो जाएगा y इज इक्वल टू 17। तो ये हमारे पास ऑर्डर पर आया x एंड y 16, 17 ये आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन जो दी हुई है दो ऑर्डर पेयर की वो है 5x प्लस 8 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 10 2y प्लस 2। अब ये जो x एक्सिस वाला नंबर x एक्सिस के बराबर, y एक्सिस वाला y एक्सिस के बराबर, तो ये इक्वेशन इस तरह बनेंगे हमारे पास 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 3x प्लस 10 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 2y प्लस 2। अब इसको अगर हम x वाले a की तरफ ले आएंगे जो कि इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे है और राइट साइड पे हम जो नंबर्स हैं उन नंबर्स को कांस्टेंट नंबर को ले आएंगे। तो ये होगा 5x माइनस 3 इधर आके 3 जो है 3x इधर प्लस है इधर आके माइनस हो गया। इसी तरह यहाँ पे 10 है ये 8 प्लस का इधर आके माइनस हो गया। तो 5x में 3x माइनस करेंगे 2x, 10 में से 8 2 आ जाएगा। माइनस होने के बाद x इजिकल टू 2/2, ये 2 इधर आके डिवाइड हो गया, 2 1 2 2 1 2 कैंसिल हो गया, 1 आंसर आया तो x इजिकल टू 1। इसी तरह यहाँ पर y माइनस 4 इजिकल टू 2y प्लस 2 ये है हमारे पास। तो ये बनेगा 2y माइनस 2 5y माइनस 2y, ये y इधर आके माइनस 2y माइनस हो गया और ये जो 4 है माइनस का इधर आके प्लस हो गया। तो ये कांस्टेंट वैल्यू एक साइड आ गई और वेरिएबल्स एक साइड आ गए। तो 5y माइनस 2y ये होता है 3y के बराबर और 4 to 6 3 से आके डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3 3 2 6 तो y की वैल्यू आएगी y इक्वल टू 2। तो ऑर्डर पेयर आ गए x y x कॉमा वाई इक्वल टू 1 कॉमा 2। तो ये हमारे पास दो इसके पोर्शंस सॉल्व हो गए। नेक्स्ट की तरफ आते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन बनती है 2x माइनस 3y कॉमा 5xy इज इक्वल टू 3 प्लस 16। अब हमारे पास यहाँ इस तरह इक्वेशन बनेगी कि ये एक हर इक्वेशन में यहाँ पे दो वेरिएबल्स साथ हैं, यानी यहाँ पे 2x माइनस 3y है इज इक्वल टू 3 हो जाए क्योंकि ये x एक्सिस वाला x एक्सिस के बराबर, y एक्सिस वाला y एक्सिस के बराबर। इसी तरह 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, ये दोनों इक्वेशंस में हमारे पास x और y मौजूद हैं, एक वेरिएबल नहीं है जैसे पिछले एक्सरसाइजेज पिछले जो क्वेश्चंस में हुआ था इस तरह यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे दोनों इक्वेशंस में दोनों वेरिएबल हैं तो इस तरह हम दोनों इक्वेशंस को नाम दे देंगे, नंबर्स अलॉट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 को बाय 3। ये इक्वेशन 2 है, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हम y को इक्वेट करना चाह रहे हैं। ये ईजीएस्ट है, हम देखेंगे जिसका कोफिशिएंट छोटा है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 1 जो है y के साथ है तो अगर हम सिर्फ इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों y इक्वल हो जाएंगे कोफिशिएंट के अंदर, तो इनको ईजिली ऐड करेंगे तो ये y हम खत्म हो जाएगा, कोई एक वेरिएबल हमारे पास रहना चाहिए। तो हमने वही किया, हमने इस 3 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास नंबर बनेंगे 3 अंडर ब्रैकेट 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। तो अब अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करें 3 5 15x, 3 को y से मल्टीप्लाई करें 3y, 16 3 48, ये इक्वेशन नंबर इसको हम 3 का नाम दे देंगे। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दोनों इक्वेशन को ऐड इसलिए करेंगे कि यहाँ पे 3y है और माइनस का और यहाँ पर प्लस 3y है। इस तरह अगर जब ऐड करते हैं तो ये दोनों y हमारे एक प्लस एक माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ऐड इक्वेशन 1 and 3 किया तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 3, 15x प्लस 3y इक्वल टू 48। दोनों ऐड होने के बाद 3y कट गया, प्लस एक माइनस का, दो डिफरेंट साइन है, सेम नंबर्स हैं और ये ऐड हो जाएंगे 2x और 15x 17x। 48 में 3 प्लस करेंगे 51। अब 17x इज इक्वल टू 51 तो x इज इक्वल टू 51 अपॉन 17, ये इधर 17 आके डिवाइड हो गया, 17 1 17 7 3 था 51 और x इज इक्वल टू 3 आंसर गया। अब इस इक्वेशन इस वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में करेंगे तो हम नंबर 1 में इसको पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास नंबर 1 इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। इसमें हमने x के यहाँ पे 3 रख दिया तो ये 2 अंडर ब्रैकेट 3
माइनस 3y इज इक्वल टू 3। आगे इसको जो सॉल्व करना है तो ये बनेगा 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर माइनस 3y रोकेंगे, 3 अपनी जगह पर होगा, ये 6 इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो गया, तो ये बन गया हमारे पास 3y इज इक्वल टू 3 माइनस 6। अब यहाँ पर क्या होगा, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, माइनस की साइन आएगी इसके साथ। 3y है तो इधर भी 3y है और इधर भी इज इक्वल टू 3 है माइनस का, तो माइनस 3/3 आ जाएगा, 1 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 1 3 y इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आया XY 3,1, ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर इन्होंने कहा है अगर इफ सेट P हैज़ 10 एलिमेंट एंड Q हैज़ 15 एलिमेंट, फाइंड द नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ P इंटू Q एंड Q इंटू P एंड P इंटू P। ये हमें निकालना है। तो इसका बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है, वो है नंबर ऑफ P इंटू Q। इसमें क्या करेंगे, इसके पास 10 एलिमेंट है, जब सेट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो सिंपली उनके जो एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई कर दें, तो जो मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर आएगा उसमें भी इतने ही एलिमेंट होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसके निकालने हमें। तो क्या होगा, इसके 10 एलिमेंट है, इसके 15 है, तो 10 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 150 एलिमेंट बनेंगे इसके, जो रिजल्ट आएगा उसका, तो ये आंसर हो गया। दूसरे वाले का Q इंटू P, इसका भी नंबर ऑफ Q इंटू P, तो पहले Q आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 10, सेम आंसर आएगा। इसी तरह P को P से मल्टीप्लाई करें, 10 10 सा 100, ये आंसर आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल सा था, ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो इस तरीके से हैं कि इसमें सेट A है 1 2, सेट B है 2 3 और सेट C है 1 3 5। फाइंड करना है A मल्टीप्लाई B। तो मल्टीप्लिकेशन जो होता है सेट्स का वो इस तरह होता है कि आप क्या करते हैं कि पेयरिंग करना शुरू कर देते हैं। एक एलिमेंट होता है A का, एक B का, इस तरह पहले A है और बाद में B है, तो इसलिए पहले A के एलिमेंट आएंगे और बाद में B के एलिमेंट आएंगे, और इसको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस में रखते हैं कॉमा लगा के। तो 1 2, 1 का 2 के साथ पेयर बनेगा, 1 का 3 के साथ बन जाएगा पेयर, उसके बाद 2 का 2 के साथ बनेगा, 2 का 3 के साथ बनेगा। इस तरह सारे एलिमेंट इसके आगे मल्टीप्लिकेशन के। नेक्स्ट हमारे पास B इंटू C है। बिल्कुल इसी तरह हम क्या करेंगे, B को C से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले B के एलिमेंट आएंगे, B का पेयर बनेगा 1 के साथ, 2 का पेयर बनेगा 1 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ और 2 का 5 के साथ, क्योंकि 3 एलिमेंट C में हैं और 2 एलिमेंट B में हैं। फिर इसी तरह 3 के साथ 1 आ जाएगा C का एलिमेंट, तो 3 और 1 आ जाएगा, फिर 3 और 3 आ जाएगा और 3 और 5 आ जाएगा। ये हमारे पास थोड़ा सा कोने में हो गया और ये ब्रैकेट हमारा क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा B इंटू C का। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इसका वो है A मल्टीप्लाई B यूनियन C। तो पहले जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करना है। B यूनियन C में 2 3 B है और यूनियन करेंगे 1 3 5, जो C के एलिमेंट है, इन दोनों को जब हम मिला के लिखते हैं 1 2 3 5 आ जाएगा। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है A के साथ, A में एलिमेंट है 1 और 2, मल्टीप्लाई करें 1 2 3 5 से। तो इस तरह जब पेयरिंग करेंगे 1 का 1 के साथ पेयर बनेगा, 1 का 2 के साथ, 1 3 1 5, फिर इस तरह 2 1 2 2 और 2 3 2 5। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा A मल्टीप्लाई B यूनियन C का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है और वो है B मल्टीप्लाई A यूनियन C। तो इसको जब सॉल्व करेंगे A यूनियन C पहले करेंगे, A के एलिमेंट आ जाएंगे, फिर C के एलिमेंट आ जाएंगे और इनको हमने सब तरतीब के साथ लिख दिया 1 2 3 5। उसके बाद B से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, B हमारा 2 3 है, तो पेयरिंग इस तरह आ जाएगी 2 1 2 2 3 2 5। 2 से इसकी पेयरिंग खत्म हो गई, फिर 3 से हम बनाएंगे ऑर्डर पेयर 3 1 3 2 3 3 एंड 3 5। इस तरीके से ये इसका आंसर भी हमारे पास आ जाएगा इस सवाल का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट 5 है इसका, और वो है A इंटरसेक्शन B मल्टीप्लाई B इंटरसेक्शन C। तो पहले A इंटरसेक्शन B निकालेंगे, तो इसमें हमारे पास 1 और 2 है, यहाँ पे 2 3 है, इन दोनों का कॉमन जो आएगा, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों को कॉमन लेना है, तो 2 आ जाएगा। B इंटरसेक्शन C, इसमें हमारा B सेट है 2 3 और जो इसमें C सेट है वो 1 3 5 है, तो इस तरह इन दोनों में जो कॉमन है वो 3 है। अब हमारे पास एक एलिमेंट यहाँ है A इंटरसेक्शन B का और एक ही एलिमेंट हमारे पास B इंटरसेक्शन C में है, तो A इंटरसेक्शन B मल्टीप्लाई B इंटरसेक्शन C, ये 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, तो इनका एक ही पेयर बनेगा 2 और 3 का। इस तरीके से हमारे पास ये 2 3 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक सेट दिया हुआ है इफ़ A 5 6 एंड B 1 2 3, तो फाइंड 3 रिलेशन इन A टू B। अब हमने रिलेशंस निकालना है। ये तो जो हमने ऑर्डर्ड पेयर बनाए थे, जो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास जो पेयर बन के आए थे, वो सारे रिलेशंस ही कहलाते हैं। तो हमको इसमें से रिलेशंस अलग अलग करने हैं, और कोशिश हमारी होगी कि हम एक रिलेशन एक ही में लें और दूसरे को उसमें ना लें, तो ये ज़्यादा बेहतर है। वैसे हम ले सकते हैं जितने चाहे मल्टीप्लाई करके हम रिलेशंस निकाल लें। तो पहला रिलेशन अगर हम इसको इस तरह कर लें कि पहले हम इसको सॉल्व, एक पूरी मल्टीप्लिकेशन अगर हम यहाँ कर लें, A
मल्टीप्लाई बी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 का पेयर बनेगा 1 के साथ, फिर 5 का 2 के साथ, फिर 5 का 3 के साथ, ये पेयर आ गया। फिर उसके बाद 6 1, फिर 6 2 और 6 3, ये हमारे पास एलिमेंट आ जाएंगे। इसमें से हम रिलेशंस अलग अलग निकाल लें। तो पहला रिलेशन हमारे पास है R1, जो रिलेशन नंबर 1 है, हमको 3 रिलेशंस निकालने, तो हम इसमें से कोई से भी एलिमेंट्स ले सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 5,1 एक ले लिया और ये 2 का हमने एक रिलेशन बनाया। रिलेशन नंबर 2 में हमने एक 6 2 बनाया, एक 5 3 बना लिया, जैसे चाहे बना ले, इन 2 को भी आप ले सकते थे। और रिलेशन नंबर 3 में हमने 6 1 और 6 3 बना दिया। इस तरीके से हमने ये 3 रिलेशन बना लिए। बुक में जो आंसर है, बुक में उन्होंने वो एक पेयर बना लिए जो इसमें वैल्यू है ही नहीं, तो बुक का आंसर गलत है। इस तरीके से ये आप इसको नोट डाउन कर लें, ये कि इसके आंसर जो सही आंसर है वो ये है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आएगा वो है जनाब 4 रिलेशन बनाने हमको B इंटू ए के। तो पहले B इंटू ए निकालेंगे, तो ये B है, ये सेट A है, तो 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 और 3 6, इस तरह हमारे पास ये एलिमेंट आ गए। और इसमें से आप पहला रिलेशन हम निकालेंगे 1 5, फिर 1 6 का, फिर रिलेशन 2 में हम कोई सा भी एक ले लें, 2 5 ले लें, फिर रिलेशन 3 में भी 2 6 ले लें, कोई एक एक के भी बना सकते हैं। और फिर 4 में हम 2 पेयर बना लेंगे कोई से भी, 3 5 और 3 6। कोशिश हमने की इसको रिपीट ना करें। तो इस तरह ये रिलेशन हमारे सामने आ गए। उसके बाद हमें 5 एलिमेंट बनाने इन बी। सिर्फ बी का मतलब ये है कि पहले बी को बी से मल्टीप्लाई करके सारे ऑर्डर्ड पेयर निकालेंगे। तो हमारे पास जो है वो 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, फिर उसके बाद 2 1 2 2 2 3 और इसी तरह 3 1 3 2 3 3, इस तरह से ही सारे इसके मल्टीप्लिकेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका हमने बना लिया, यानी जो सेट्स का मल्टीप्लिकेशन होता है उसको कहते हैं। तो इसमें से रिलेशन 1 हमने 1 1 बनाया, फिर R2 बनाया हमने 1 2, फिर R3 हमने 1 3, फिर 2 1, ये इस तरह बन गया। फिर 4 हमने 2 2 2 3 बनाया और R5 जो है 3 1 3 2 3 3 बनाया। इस तरह ये आंसर हमारे पास आ गया। तो ये आंसर आपके डिफ़र हो सकते हैं बुक से, आप कोई से भी बना सकते हैं। अब जो मैंने बनाया उससे भी दूसरे हट के बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अब हमने ये करना है कि ऑल रिलेशंस हमने निकालना है। ऑल रिलेशन हमारे पास ए के अंदर निकालना है। तो रिलेशन इन ए का मतलब है ए मल्टीप्लाई बाय ए हो जाएगा। तो हमारे पास 5 को 5 से रिलेट करेंगे, फिर 5 को 6 से बनेंगे, इस तरह ये पेयर आ गए। फिर 6 5 और फिर 6 6, इस तरीके से हमारे पास ये पेयरिंग कंप्लीट हो गई। देन हम क्या करेंगे, इसमें पहला रिलेशन हम बनाएंगे आर। पहला रिलेशन हमारा बनेगा R1 जो कि नल सेट होगा, क्योंकि अब हमें सारे पेयर बनाने हैं और नल सेट हर एक रिलेशन में एक सबसेट होता है। हर सबसेट के साथ हर मतलब ऑर्डर्ड पेयर का मल्टीप्लिकेशन में या पावर सेट का समझ लें कि वो मेंबर होता है, सबसेट होता है। तो R1 रिलेशन पहले नल बनेगा, फिर उसके बाद एक एक सिंगल बनाएंगे, यानी 5 5 R2 बनेगा, 5 6 जो है R3 बनेगा, 5 4 जो है वो 6 5 बनेगा और R5 जो है वो 6 6, एक सिंगल। फिर अब हम 2 को बनाएंगे, 5 और 6 के साथ एक बना लिया, 5 5 5 6। फिर R7 में हमारे पास 5 5 6 5, उसके बाद 5 5 6 6, ये बन गया। अब हमारे पास दूसरे जो 2 के कोई हमने मिस नहीं करना है, 5 6 और 6 5, ये एक बन गया पेयर। उसके बाद 10 पे हमारा बनेगा 5 6 और 6 6, ये पेयर आ गया। उसके बाद 11 पे हमारा 6 5 और 6 6, ये पेयर बन गया। अब हम 3 के पेयर बनाएंगे, 2 के ख़त्म हो गए। R12 में 5 5 5 6 6 5, ये शुरू के 3 हमने लिए। उसके बाद 5 5 5 6 एंड 6 6। R14 में 5 5 6 5 6 6, R15 में 5 6 6 5 6 6। इस तरीके से ये हमारे पास सारे 3 के पेयर कंप्लीट हो गए। तो आखिरी में ये सेट पूरा खुद आ जाएगा, 5 5 5 6 6 5 6 6, इस तरह R16 बनेंगे हमारे पास टोटल। और इसका एक फॉर्मूला भी होता है कि आप जो है 2 टू द पावर n होता है। तो इसमें हमारे पास जो सेट थे टोटल 1 2 3 4 थे, तो अगर हम 4 की इसकी पावर 4 करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 अगर हम कर लें तो 2 टू द 4 4 टू द 8 टू द 16 हमारे पास बनने चाहिए, तो और 16 ही हमारे पास बने हैं। इस तरीके से आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास, अगर हमारे पास सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं और हमारे पास बी में 4 हैं, तो फाइंड द नंबर ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशन, यहाँ पे कितने बनेंगे। तो हमने इसको किया, सिंस ए नंबर ऑफ
ए मल्टीप्लाई बी हमारे पास होंगे यहाँ पे 3 और ये 4 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 हमारा आंसर आता है। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे और देखिएगा कितने सारे सेट आते हैं, इसलिए इसको हम बना नहीं सकते। तो सो द नंबर ऑफ द ऑल बाइनरी रिलेशन आर 2 टू द पावर n, तो 2 के ऊपर 12 पावर होगी तो 4096 ये आंसर आ जाएगा। इतने एलिमेंट्स हमारे बनेंगे इसके, तो इसको ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, इतने सारे एलिमेंट सिर्फ हमने शो करना था कि कितने बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट इन टैबुलर फॉर्म बाइनरी रिलेशन ऑफ ए इंटू बी, वेयर ए जो है हमारे पास 0 1 2 3, बी है 2 4 6 8, तो ए इज़ अ मेंबर ऑफ ए और स्मॉल बी इज़ अ मेंबर ऑफ बी, यानी जहाँ पर भी ये ए और बी लिखे होंगे तो ए का मतलब है, अगर जैसे यहाँ पे ऑर्डर पेयर है ए और बी, तो ए का मतलब सेट ए में से एलिमेंट लेना है और बी का मतलब सेट बी में से एलिमेंट लेना है, क्योंकि ए इज़ अ मेंबर ऑफ ए एंड बी इज़ अ मेंबर ऑफ बी। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे रखी है इन्होंने इस रिलेशन के लिए, b इज़ लेस देन 5, यानी हमें उस वक्त तक b बनाना है जब तक b छोटा हो 5 से। तो पहला बनेगा 0 और 2, फिर उसके बाद 0 और 4, बस उसके बाद 6 आ जाता है जो कि 5 से बड़ा है, इसलिए इसका पेयर नहीं बनेगा। बिल्कुल इसी तरह 2 का हमने 1 का 2 के साथ बनाया, फिर 1 का 4 के साथ बनाया, फिर 2 का 2 के साथ, फिर 2 4, फिर 3 2 एंड 3 4, इस तरीके से ये जो कंडीशन थी ये फुलफिल हो जाएगी और ये सारे हमारे पास इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये रिलेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देन दूसरा इसमें जो रिलेशन दिया हुआ है वो इस तरह करना है कि ए और बी हमें निकालना है, लेकिन ए प्लस बी का टोटल जो है वो 9 होना चाहिए, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे पेयर्स लेने हैं। तो 1 और 8 इन दोनों को प्लस करें तो यहाँ से ही हमने लेना है, ये जो ऑर्डर पेयर हमारे पास आए हैं यानी इनमें से हमने ही ऐसे सेलेक्ट करना है। तो 8 1 और 8 यानी ए जो है वो यहाँ से लेना है ए सेट में से और बी जो है वो बी सेट में से लेना है। तो ए हमारे पास अगर 1 हो और बी 8 हो तो 9 आता है, और दूसरा जो पेयर हो सकता है वो 3 और 6 का हो सकता है, इसका भी आंसर 9 आएगा। इस तरह इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास R3 में कंडीशन दी हुई है a माइनस बी इज इक्वल टू 1, तो ऐसे नंबर्स लेना है जो इन दोनों सेट में से कि अगर a में से b को माइनस करें तो 1 आए। तो अगर हम a में 3 रखते हैं और b में 2 रखते हैं तो एक ही पेयर बनेगा, इसका आंसर 1 आएगा। इसके अलावा कोई और पेयर अगर हम लेते हैं तो या तो माइनस में वैल्यू आएगी या वो 1 नहीं आएगा, दोनों को अगर माइनस करते हैं तो इस तरीके से हमारे पास सिर्फ एक ही पेयर बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है इसका, और क्वेश्चन नंबर 7 में हमें रिलेशंस दिए हुए हैं। एक आर हमें बताया x और y के लिए एक इक्वेशन दी है 2x + 5 इज इन z, यानी कि इंटीजर का मेंबर है। तो हमने क्या करना है, इसमें फाइंड द रेंज इफ डोमेन इज -2 -1 0 1 एंड (2), ये हमें नंबर दिए इन्होंने डोमेन के। अब आपको पता है डोमेन जो होता है वो x होता है, तो जो x एक्सिस पे नंबर होते हैं वो डोमेन कहलाते हैं और y एक्सिस वाले रेंज कहलाते हैं। तो x इक्वल टू -2 -1 0 और 1 2 ये हमारे पास डोमेन है। सो वी हैव टू फाइंड y, हमें y मालूम करना है। ये इक्वेशंस हमें दी हुई है, यहाँ पे इक्वेशन दी है y इक्वल टू 2x + 5। तो जहाँ जब भी हम ये यहाँ से एक एक वैल्यू रखते हैं x की, तो पहले हमने -2 रखा तो 2 to the 4 + 5 इज इक्वल टू 1, उसके बाद 2 1 2 माइनस का, फिर प्लस का 5 ये 3 आ जाएगा। y में 2 0 0 + 5 5 हो जाएगा, 2 1 2 और 5 ये 7 हो जाएगा, 2 to the 4 और 5 9 हो जाएगा। इस तरह रेंज यानी कि y की वैल्यू होगी हमारे पास, इसको हमने तरतीब से लिखना 1 3 5 7 9, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इसका, फाइंड द डोमेन इफ द रेंज इज 11 13 15 एंड 17। रेंज मीन y इज इक्वल टू 11 13 15 17, ये y दिया हुआ है। सो वी हैव टू फाइंड x। हमारे पास इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू 2x + 5, इसको हम x पे पहले सेट कर लेंगे। इक्वेशन को जब हम x पे सेट करते हैं तो हमारे पास आ जाती है इक्वेशन x इज इक्वल टू 5 - y/2। तो ये इक्वेशन आती है हमारे पास। तो इसको जब हम इक्वेट करते हैं और यहाँ पे 11 रखेंगे पहले, तो हमारे पास जब माइनस करते हैं -6/2 तो -3 आंसर आ जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू जब हम रखते हैं, y की वैल्यू 13 रखते हैं तो -8 आ जाएगा माइनस होने के बाद, तो और नीचे 2 है, 2 1 2 2 4 Z तो -4। इसी तरह जब 15 रखेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, और 2 1 2 2 5 10 माइनस का 5। देन हमारे पास x इज इक्वल टू 5 - y/2 है, तो इसमें जब y की वैल्यू 17 रखेंगे तो -12 हो जाएगा, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो -6 आंसर आ जाएगा। इस तरह डोमेन हमारे पास निकला -6 -5 -4 -3, ये हमारे पास डोमेन भी आ गया।
एक क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने कहा है कि अगर x और y वो होल नंबर के मेंबर हों, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। हमें डोमेन और रेंज निकालनी है। इसके लिए हमें दो रिलेशंस दिए हैं, दो सेट हमें इस तरह दिए हैं कि x और y है। इसके अंदर एक इक्वेशन है 3x + y = 11 और दूसरी इक्वेशन है x - y = 6। तो पहले हम इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सिंस x एंड y इज आर मेंबर ऑफ w यानी होल नंबर, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेट x = 0। तो पहले हम क्या करेंगे, अच्छा हमें इन्होंने खुद ही बताया कि ये होल नंबर के सेट है, तो उसको देखते हुए हमें वैल्यूज़ रखनी है। तो अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं x की यहाँ पे, तो ये y 11 आ जाएगा। तो क्या होगा कि हमें ऐसा वो रिलेशन करना है कि इन दोनों का जो प्लस हम करते हो तो वो आंसर हमारा 11 आ जाए। तो यहाँ तो y की वैल्यू 11 आ गई। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम 1 रखते हैं तो y उसमें आ जाएगा हमारे पास y = 11 - 3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 11 में से 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसी तरह जब 3 रखेंगे तो y - 3 3 से 9 हो जाएगा। ये x की जगह पर हमने 3 रख दिया, तो 11 में से 3 माइनस करेंगे तो y जो 2 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम इसमें 2 रखते हैं तो हमारे पास y = 11 - 3 और यहाँ पे 2 रखिए, x की जगह पे 3 2 6, 11 में से 6 माइनस किया तो 5। तो हमारे पास जो नंबर्स आ गए वो आ गए 0 1 2 3। ये हमारा डोमेन था और क्योंकि हमने x रखते रहे, हम इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हम रखते रहे। अगर हम इससे बड़ी कोई वैल्यू रखेंगे तो आंसर जो है वो होल नंबर से में नहीं आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे 4 रख देता हूँ, 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा। तो 4 3 ज़ा 12 होने से माइनस का 12 हो जाएगा और -12 अगर 11 में से 12 में से 11 को माइनस करेंगे तो -1 आंसर आएगा और -1 जो है वो होल नंबर का मेंबर नहीं होता है। तो इसलिए हमें इससे ऊपर वैल्यू हम नहीं रख सकते। तो हमारे पास डोमेन आएगा यानी x की जितनी वैल्यूज हमने पहले 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, तो 0 1 2 3 और रेंज हमारा हो गया 2 5 8 11। ये हमारे पास इसकी रेंज आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x, y x - y = 6। ये हमें दिया हुआ है। अगेन हमें होल नंबर का ख्याल रखना है। तो अगर हम x को 0 रखते हैं तो x - y = 6, तो -y = 6 - x हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ 0 रखते हैं तो -y = 6, तो ये आ जाएगा -y = 6 हो जाएगा, तो y = -6। तो अगर 0 रखते तब ये माइनस हो रहा है, तो ये होल नंबर में तो आ ही नहीं सकता। इसी तरह अगर 1 रख के देखते हैं तो यहाँ पर 6 - 1 5 हो जाएगा। इधर माइनस है, इसकी वजह से ये भी माइनस हो जाएगा। बिकॉज नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट अकर इन होल नंबर्स, सो वी विल टेक। अब हम क्या करेंगे, हम एक्सीडिंग नंबर लेंगे, ज़्यादा नंबर, द नंबर ग्रेटर देन 5। हमें 5 से ज़्यादा बड़े नंबर रखने होंगे यहाँ पर। तो 5 से बड़ा नंबर यहाँ पर है 6, क्योंकि होल नंबर में जब हम यहाँ 6 रखेंगे तो होगा क्या, तो 6 से 6 माइनस हो जाएगा, -y = 0 यानी कि y की वैल्यू 0 आएगी। और अगर हम 7 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें सारे नंबर 5 से बड़े रख रहे हैं। तो डोमेन हमारा बनेगा x की वैल्यू 6 7 8 9 और सो ऑन। इसी तरह y क्योंकि हमारा 0 निकला था, फिर 1 निकला था, तो इसी तरह 0 1 2 3 और सो ऑन चलता रहेगा। इस तरीके से हमारा डोमेन और रेंज इस सवाल का प्रूव हो जाएगा। मतलब इस सवाल को हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने हमें दिया है कि अगर ए फंक्शन है ए टू बी फंक्शन है, तो फंक्शन इन्होंने हमें दे दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में कि फंक्शन के जो मेंबर है 1 5 2 6 3 7 और 4 8। तो और ए सेट इन्होंने हमें दे दिया है कि वो है 1 2 3 4 और बी इन्होंने कहा कि नेचुरल नंबर सारे जो है ना वो बी के मेंबर हैं। तो राइट डोमेन एंड को डोमेन एंड रेंज। अब हमने ये निकालनी है सारी चीज़ें, डोमेन, को डोमेन और रेंज। तो एज वी नो इन एनी फंक्शन फर्स्ट सेट इज डोमेन and the other one is codomain while the element on y-axis are range. Therefore in the above function, यानी कि क्या हुआ कि जो पहला सेट होता है ये हमारा डोमेन होता है और दूसरा सेट जो दिया हुआ होता है किसी रिलेशन में, यानी ये ए टू बी है तो इसमें बी जो है, ए जो है वो डोमेन होगा, बी जो है वो को डोमेन होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि डोमेन हमारा 1 2 3 4 है, ये एक ए जो सेट है, और बी जो है हमारे पास रेंज आ जाएगी। और रेंज हमारे पास आ जाएगा, रेंज यानी कि यहाँ जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे जो नंबर होते हैं वो आपको पता है कि वो हमारे
रेंज होते हैं। तो 5 6 7 8 हमारी रेंज है, वो हमने यहाँ पे लिख दी। और कोडोमेन हमारा, क्योंकि बी पूरा नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर का पूरा सेट हमारा कोडोमेन होगा। द वैल्यू ऑफ, अच्छा ये तो हो गया। अब F2 मीन एट द सेकेंड पेयर व्हाट इज एट वाई एक्सिस। इसका मतलब है कि F2 का मतलब होता है, यानी फंक्शन का में आपको 2 जो निकालना है तो आपके पास सेकंड पेयर में जो नंबर है वाई एक्सिस वो देखना है। तो ये सेकंड पेयर पे हमारे पास वाई एक्सिस पे 6 है तो हमारा F2 जो है 6 होगा। और इस तरह अगले क्वेश्चन में F4 है, यानी 1 2 3 4 फोर्थ पेयर में वाई एक्सिस पे 8 है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास क्या होगा, F2 6 और सिमिलरली F4 जो है वो 8 हो जाएगा, जो अभी मैंने आपको समझाया किस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ ए इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 और बी जो है 2 4 6 8 एंड 10, फाइंड वेदर द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम ए टू बी आर फंक्शन और नॉट। अब फंक्शन होने के लिए कुछ हमारे पास शराइत हैं, उसको हम देख लेते हैं। कुछ कंडीशंस हैं, रिलेशन है हमारे पास। पहला उन्होंने बताया कि ये आपको बताने कि इसका फंक्शन है कि, तो रिलेशन है 0 2 1 4 2 6 3 8। तो हमें वी नो फ्रॉम एनी टू सेट, किसी दो सेट्स के अंदर आर विल बी, यानी रिलेशन विल बी द बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एंड आर इज कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ पर क्या होता है, बाइनरी रिलेशन में ए टू बी में आर जो है वो फंक्शन कहलाता है ए टू बी का। इफ कब कब कहलाएगा ये फंक्शन, रिलेशन फंक्शन कब बनेगा, रिलेशन फंक्शन बनने की कुछ कंडीशंस हैं और वो कंडीशन क्या है कि जो रिलेशन के अंदर हमारे पास आर होगा, डोमेन ऑफ आर, उसका डोमेन ए सेट होगा। जैसे अभी हमने डोमेन और कोडोमेन में किया था, वो डोमेन उसका ए होना चाहिए और एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, यानी ए का हर सेट हर नंबर बी के यूनिक नंबर के साथ होगा, रिपीट ना हो रहा हो, तो वो उसका जो है फंक्शन कहलाएगा। नोट हमें ये एक और बात नोट करनी है, फॉर एनी ए कॉमा बी इज एन मेंबर ऑफ फंक्शन, बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए। तो बी पे जो हमारे पास जो पेयर बनता है वो इमेज ऑफ ए कहलाता है, ऑफ अ अंडर फंक्शन एफ वी राइट इट एज, तो बी इज फंक्शन, बी इज अ इमेज ऑफ ए। इस तरीके से फंक्शन ए है और तो बी उसका इमेज होगा। तो ये हमारे पास इस तरीके से ये कुछ नोट डाउन करने वाली चीज़ें थी। इसी रिलेशन में इसको सामने रखते हुए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो पहला रिलेशन इन्होंने दिया हुआ है वो 0 2 1 4 2 6 3 8 है। तो डोमेन इसमें अब ये देखें 0 1 2 3 4 जो है वो आया ही नहीं है, यानी ए के अंदर 4 था जो कि इसमें नहीं है, इसीलिए ये फंक्शन जो है नहीं है, ए टू बी का फंक्शन नहीं हो सकता ये रिलेशन। दूसरे की तरफ चलेंगे R2, तो इसको आगे मज़ीद हम देखेंगे नहीं क्योंकि पहली कंडीशन रॉन्ग हो गई। R2 में 0 10 1 8 2 6 2 4 3 4 और 5 4 2 है। सिंस 2 इज़ नॉट एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट, 2 देखें 2 6 के साथ भी आ रहा है, 2 4 के साथ भी आ रहा है, जबकि ए के जितने एलिमेंट हैं उनके साथ बी यूनिक होना चाहिए था, यानी ए के साथ 2 के साथ एक ही नंबर होना चाहिए था, 2 के साथ कोई दूसरे रिपीट नहीं होने चाहिए थे। तो ये क्योंकि यूनिक नहीं रहा एलिमेंट बी का, देयरफॉर इट्स नॉट अ फंक्शन, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। R3 में अगर चलते हैं तो इसमें हम पहले डोमेन चेक करते हैं, 0 1 2 3 4, तो ए तो पूरा सेट मौजूद है और उसके बाद हम देखते हैं ये सारे यूनिक है। 0 2 के साथ है, 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 4 के साथ 8 है। तो इसमें हर नंबर अलग अलग आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि 3 के साथ 8 है तो 3 के साथ 6 भी है, या 4 के साथ 8 है तो 4 के साथ 6 भी आ रहा हो, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब है दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो एज वी सी इट फुलफिल द कंडीशन एंड द रेंज इज सबसेट ऑफ बी। अच्छा दूसरी चीज़, रेंज जो है वो सबसेट ऑफ बी है। ऐसा भी हो सकता है कि बी सेट में से सारे जो मेंबर्स हैं उनका रिलेशन ना बन रहा हो। देखा 2 4 6 8 है, बी के अंदर 10 भी है, तो यहाँ जो हमारे पास रेंज आई है, यहाँ जो हमारे पास आया है रेंज, ये जो रेंज है ये सबसेट है बी का, यानी बी के अंदर 10 मौजूद है जबकि ये नंबर 8 तक है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो ये कहलाता है, ये इसका फंक्शन तो है लेकिन ये फंक्शन अलग अलग किस्म के होते हैं। तो पहला देयरफॉर इट इज़ इनटू फंक्शन, ये कहलाएगा इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन के लिए जो पहली कंडीशन है, पहले तो ए जो है डोमेन हो
उसका उस रिलेशन का, और बी जो है वहाँ पे सबसेट हो, यानी बी में कुछ एलिमेंट अभी बचते हों, उनसे पेयर ना बनाओ, तो ऐसी सूरत में ये इनटू फंक्शन होगा। तो बी हमारे पास 2 4 6 8 10 है और रेंज हमारे पास 2 4 6 8 है। ये इसलिए लिखा है कि आप इसमें देख लें, मैच कर लें। यहाँ पे 10 है जबकि रेंज के अंदर 10 नहीं है, तो इसका मतलब है ये इनटू फंक्शन है। दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरा नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशन 4 0 2 1 2 2 2 3 2 एंड 4 8। इट फुलफिल्स बोथ कंडीशन। अब 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ए डोमेन में तो ए पूरा मौजूद है। अब यहाँ पे बी में 2 है और 8 है, ये हमारे पास इट फुलफिल द बोथ कंडीशन एंड द रेंज इज सबसेट ऑफ बी। और दोबारा अगेन यूनिकनेस भी है, और बी जो है वो इसका यानी इसमें जो रेंज है वो सबसेट है बी का, यानी सिर्फ 2 और 8 लिया गया है, तो इसमें दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं। लेकिन इट इज़ इन बी जो है वो जो रेंज है वो सबसेट है बी का, इसलिए ये भी इनटू फंक्शन है इसका। नेक्स्ट हमारे पास है R5 में 0 2 1 4 2 6 3 8 एंड 4 10 है। तो अगर हम देखते हैं डोमेन पे, तो 0 1 2 3 4 ए सेट पूरा हो रहा है, यानी डोमेन जो है पूरा है। रेंज हमारे पास 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। अब ये बी सेट भी रेंज में आ गया पूरा, तो ये बोथ कंडीशन फुलफिल हो रही है एज वेल एज रेंज इज इक्वल टू बी। इसका मतलब हुआ कि दोनों कंडीशन फुलफिल होने के बाद, यानी यूनिकनेस भी है, डोमेन जो है वो सेट ए भी है, और बी के सारे एलिमेंट हैं, यानी बी सेट पूरा मौजूद है, तो इसलिए रेंज बी के बराबर है। तो ये इनटू नहीं होगा, बल्कि ये 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। ये 1 to 1 करस्पॉन्डेंस भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, और 11 में हमारे पास बेसिकली डायग्राम दी हुई थी बुक में, इसको हमने थोड़ा सा अपने हिसाब से सेट किया है, और वो डायग्राम हमारे पास थी ये वाली, ये डायग्राम थी हमारे पास। और इस डायग्राम को देखते हुए हमने इसके सिर्फ एलिमेंट्स लिए हैं 1 2 3, और इसके बारे में हमने यहाँ पे करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर 1 to 1 फंक्शन एंड 1 to 1 करस्पॉन्डेंस है, नाइदर ऑफ देम, इसमें से कोई भी ना हो। तो ये हमें कंडीशन देखनी है। तो अब हम इसको फुलफिल करते हैं, इसको देखते हैं कि किस तरीके से ये इसको चेक करेंगे। पहले सेट में हमारे पास कोई सा भी सेट हो सकता है जिसके अंदर 0 1 2 है, और ये ए है, और ये बी समझ लें इसको, 4 5 6 7। तो यहाँ आप देखें कि ये जो 0 है इसके लिए 4 है, 1 के लिए 6 है, 2 के लिए जो है वो 7 है। तो ये अगर बी सेट देखते हैं तो ये ए के एलिमेंट के साथ हर नंबर यूनिक है। एक तो ये हो गया, ए सेट पूरा पूरा इन्वॉल्व हो रहा है, और बी में से कुछ नंबर भी आ गए, तो ये 1 to 1 फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि हर नंबर के लिए एक नंबर मौजूद है। दूसरा हमारे पास, क्योंकि हमने इसमें प्रूव ही ये करना था कि ये उन्होंने सवाल में पूछा है 1 to 1 है या 1 to 1 करस्पॉन्डेंस है या नाइदर है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर भी देखते हैं 0 और 5 है, 1 6 है और 2 7 है। यहाँ पे दोनों सेट पूरे पूरे होते हैं, ये 1 to 1 करस्पॉन्डेंस कहलाएगा और ये 1 to 1 फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि करस्पॉन्डेंस में इनके पास और कोई फंक्शन नहीं बना, हर एक दूसरे से करस्पॉन्ड कर रहा है। यहाँ पर 5 के लिए कोई भी नहीं था, तो ये फंक्शन है और ये करस्पॉन्डेंस है। यहाँ देख लेते हैं, 0 के लिए 5 है, 1 के लिए 6 है, 2 के लिए भी 6 है, तो ये ना 1 to 1 फंक्शन होगा ना 1 to 1 करस्पॉन्डेंस होगा, क्योंकि हर नंबर के लिए दूसरा मौजूद नहीं है। और इस एक से 2 एलिमेंट हमारे पास पेयर बना रहे हैं, 1 के साथ 6 भी बना रहा है, 2 के साथ भी 6 बना रहा है। तो इस तरीके से यूनिकनेस नहीं रही उसकी, मतलब ये सेट एक वन नाइदर ऑफ देम, कोई भी नहीं है, 1 to 1 फंक्शन भी नहीं है और 1 to 1 करस्पॉन्डेंस भी नहीं है। तो ये हमारे पास नाइदर ऑफ देम, इन दोनों में से कुछ भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आखिरी क्वेश्चन है इसका, वो है P इज इक्वल टू ABC, Q है XYZ एंड R जो है PQRS है। फाइंड हमको करना है फंक्शन F फ्रॉम P इंटू Q इंटू फंक्शन हम निकालना है, F1 कहलाएगा ये। तो इंटू फंक्शन में A के साथ X बनाया, B के साथ Y बनाया और C के साथ हमने भी Y बना दिया। इंटू फंक्शन करना था, इसलिए एक हमने इसमें से छोड़ना है, क्योंकि आपको पता है इंटू फंक्शन में जो रेंज है उसमें दूसरा जो सेट होता है, यानी कि वो जो इसका कोडोमेन होता है उसका कोई ना कोई एलिमेंट हमें छोड़ना है, वो पूरा नहीं लेना, यानी ये रेंज जो है वो इसका सबसेट होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे पास ये फंक्शन आ गया, ये हमने इनटू फंक्शन बना दिया। अब हमें ऑन टू फंक्शन करना है, तो इसमें ने कंडीशन क्या है, फंक्शन g फ्रॉम r ऑन टू p। तो इसमें p के साथ, इसमें r पहले और p बाद में, तो r और p को लेंगे, P के साथ A बनाएंगे, Q के साथ B बनाएंगे और R के साथ C बना देंगे और आखिरी में S के साथ A बना देंगे। तो इस तरीके से जो
ए बी सी पूरा आ जाएगा, जो दूसरा सेट है वो पूरा पूरा आ गया इसमें, जो रेंज है आपकी, और जो डोमेन है वो भी पूरा पूरा पी क्यू आर एस हो रहा है। तो इस तरीके से ऑन टू फंक्शन आ गया, दोनों कंडीशन पूरी हो गई। नंबर 3 में फंक्शन एच फ्रॉम पी टू आर विच इज इंजेक्टिव, 1-to-1 फंक्शन होना चाहिए। तो इंजेक्टिव भी कहते हैं 1-to-1 फंक्शन को। तो इसका मतलब है कि ए के साथ, और ये है हमारे पास पी टू आर, तो ये पी है और आर है, तो ए के साथ पी हो गया, बी के साथ क्यू हो गया और सी के साथ आर। यहाँ पर आके हमारा ख़त्म हो जाएगा, एक एलिमेंट हमने छोड़ दिया। तो इस तरीके से 1-to-1 फंक्शन है, यानी सारे एलिमेंट दूसरे के साथ है और एक हमारा फंक्शन में एक रह भी गया। तो इसका मतलब है ये ऑन टू फंक्शन होगा हमारे पास। उसके बाद ऑन टू ऑल्सो कॉल्ड सर्जेक्टिव भी कहलाएगा अगर अ फंक्शन के फ्रॉम क्यू टू पी विच इज़ बाइजेक्टिव। अच्छा, जो हम अभी करके आए हैं इंजेक्टिव था, और इसी तरह उसको ऑन टू फंक्शन को, ये जो इन टू फंक्शन था 1-to-1 को हम इंजेक्टिव कहते हैं, और ऑन टू फंक्शन हम उसको कहते हैं जो सर्जेक्टिव भी कहलाता है। तो ये तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। नंबर 4 पे है अ फंक्शन के फ्रॉम क्यू टू पी विच इज़ बाइजेक्टिव, 1-1 में भी हो, 1-to-1 भी हो एंड ऑन टू फंक्शन भी हो। जब ये दोनों कंडीशन होंगी तो बाइजेक्टिव होगा, इसमें दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। तो एक्स वाई जेड यानी हमारे पास डोमेन पे, और ये है क्यू टू पी। तो क्यू को अगर हम देखते हैं तो क्यू में हमारा एक्स वाई जेड है, यानी डोमेन में हमारा क्यू पूरा मौजूद है, फर्स्ट सेट पूरा मौजूद है। और ए बी सी ये हमारे पास पी में हमें देखना है, तो पी में हमारे पास ए बी सी, यानी ये हर एलिमेंट दूसरे के साथ है, पूरा पूरा रेंज में सेट पी भी है, डोमेन पे सेट क्यू भी है, दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, यानी 1-to-1 भी हो रहा है, ऑन टू फंक्शन भी है। इस तरीके से ये आंसर हमारा कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गई। मिलेंगे अगली एक्सरसाइज में, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू वेरी मच। शेयर कीजिए इस वीडियो को और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करवानी है। थैंक यू।